तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा आज की इस न्यू वीडियो में, जहां आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं हंटर की मांगा के बारे में। एंड ये चैप्टर नंबर 342 है, मींस पिछले चैप्टर का कंटिन्यूएशन। एंड जैसा कि तुमने पिछले चैप्टर में देख रखा था कि बियॉन्ड नेट्रो यहाँ आके ज़ोडिएक से मिलता है एंड कुछ लेने देने की बात करता है, तो अब ये उसी के आगे से होने वाला है। एंड हाँ, इस चैप्टर के बारे में एक छोटा स्पॉइलर और दे देता हूँ, आज जीन भी वापस से आ चुका है इस चैप्टर में। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ओके दोस्तों, तो ये चैप्टर चालू होता है डायरेक्ट प्रिजन से, जहाँ बियॉन्ड को ये लोग बांध देते हैं। एंड इसके बाद बियॉन्ड बोलता है, चलो देखते हैं V5, तुम मेरे साथ जो चाहो वो करने के लिए आजाद हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुमने प्लान किया है। लेकिन मुझे बस ये कहने दो कि मैं आजाद हो जाऊंगा और आखिर में तुम मेरे पीछे भागते भागते डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ ही आओगे। एंड वापस से सारे ज़ोडिएक हैरान रहते हैं। एंड उसके बाद चिलाडे बोलती है, ये नामुमकिन है, तुमने जो ये इंटरनेशनल स्टार पर बगावत की है उसके लिए तुम पर बहुत लंबा मुकदमा चलेगा, हमारा ये सपना एकदम ख्याली है। इसके बाद बियॉन्ड बोलता है, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, एकदम किताबी जवाब है ये, लेकिन तुम जानती हो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। असलियत में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा होता ही है। खैर, मेरी बात सुनने के बाद भी तुम्हारे पास V5 को रिपोर्ट करने के लिए पूरा वक्त रहेगा। एंड इसके बाद ये लोग बियॉन्ड से इंटेरोगेशन चालू करते हैं, जहाँ चिलाडे इसको बताती है, अब से तुम जो भी बोलोगे वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? एंड इसके बाद बियॉन्ड बोलता है, असल में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सवाल ये है क्या तुम इससे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बना भी सकते हो। एंड इसके बाद चिलाडे अपने मन में सोचती है, भले ही ये बिल्कुल उन्हीं नेट्रो की जैसा दिखता है, पर इसके सामने बैठने से भी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये आखिरकार क्या ही प्लान कर रहा होगा, और यह जो भी प्लान कर रहा है मुझे यकीन से पता है कि हमला जिस पर हुआ है वो हम हैं। एंड इस पे बियॉन्ड रिप्लाई देता है, खैर सबसे पहली बात ये देखते हुए कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो, क्यों ना हम V5 के पब्लिक पोजीशन और उनके इरादों से शुरू करें। एंड इसके तुरंत बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है वही चश्मे वाले बंदे पे, जहाँ ये चश्मे वाला बंदा बोलता रहता है, ये वो ऑफिशियल वर्ल्ड मैप का करंट वर्जन है जो सबके लिए अवेलेबल है। हमारी दुनिया असल में एक मोबियस नाम के एक बहुत बड़ी झील यानी कि एक लेक के बीच में बसी है, जो खुद डार्क कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में 149 बार वहाँ जाने की कोशिश की गई है, और उन सब में से वापस आने वाले सर्वाइवर की तादाद सिर्फ 28 की है। इसका मतलब सिर्फ 5 बार ही कोई वापस आ पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सब में से जो आज तक जिंदा बचे हैं वो सिर्फ मिस्टर बियॉन्ड है। वो 5 कामयाब यात्राएं G5 की इजाजत के बिना की गई थी, इसलिए उन्हें अनऑफिशियल माना जाता है, जो गाइड्स की मदद से पूरी हुई थी। और इन गाइड्स के बिना इंसानों के लिए दुनिया की समुद्री हदों को पार करना भी नामुमकिन होता है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इंसानियत ने आज तक कभी भी वहाँ खुद से कदम नहीं रखा है, एक बार भी नहीं, कम से कम ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से तो नहीं। हम आज तक कभी भी अपने दम पर डार्क कॉन्टिनेंट जाना और वहाँ से वापस आने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। और वैसे जो 28 सर्वाइवर्स वापस आए हैं वो सब के सब मेडलिस्ट लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ और कमाल की किस्मत अपने साथ रखते हैं। और इतना सब होने के बाद भी सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो सारे टेस्ट क्लियर करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट पाए। इसका मतलब वहाँ से बचने का रेट सिर्फ 4% है, और ये साबित करता है कि एक आम इंसान के लिए ऐसी यात्रा पर निकलना हद से ज्यादा खतरनाक है। एंड ये चश्मे वाला बंदा एक मीटिंग रूम में सबको ये बातें बताता रहता है। तभी मीटिंग रूम में से एक बूढ़ी आंटी पूछती है, ये गाइड्स कौन है जिनकी तुम बात कर रहे हो? तभी दूसरा बंदा बोलता है, ये वो लोग हैं जिन्हें डार्क कॉन्टिनेंट के दरवाजे की रखवाली करने का काम दिया गया है। सीधी बात बोलूं तो ये वॉच डॉग्स हैं। वॉच डॉग्स? क्या मजाक कर रहे हो, उन डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ो भी भाई। एंड इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है, एक जानवरों जैसी प्रजाति जो हमारे और डार्क कॉन्टिनेंट के बीच का जरिया है, इनके बिना वहाँ जाना बहुत मुश्किल होगा। एंड इसके बाद ये लोग अपने बीच में कुछ बात करते हैं जो कि बहुत फालतू है, तो उसको जानने से छोड़ ही देते हैं। फिर मोटा बुड्ढा बोलता है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इन खतरों की बातों को एक तरफ रखो, और ये यात्राएं उन एडवेंचरस लोगों के लिए आग में घी का काम कर रही है जो अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं एंड पैसे फेंकना और बस चुपचाप बैठकर रिजल्ट देखने का इंतजार करते हैं। एंड वो और तुम लोग एक जैसे ही हो। हम यहाँ ये सुनने नहीं आए हैं कि तुम एप्लीकेंट्स की संख्या कम कर दोगे, लेकिन हमें बस कोई एक रास्ता दिखाओ जिससे हम काकिन एम्पायर को रोक सके।
एंड उसके बाद ये चश्मा वाला बंदा बोलता है उसी सिलसिले में हमारे पास डॉक्यूमेंट का एक और सेट तैयार है। यह ज्यादातर यूनाइटेड नेशन चार्टर की 4th आर्टिकल पर बेस्ड है जो देशों के बीच में होने वाले खतरों से जुड़ा है। एंड इसके बाद सम लीगल लैंग्वेज शीट आता है जहाँ पे ये चश्मे वाला कंटिन्यू करके बोलते हैं क्लॉज 7 से 9 के मुताबिक किसी भी बीमारी, खतरनाक जीवों या अनजान खतरों के मामले में तुरंत एक्शन लेनी जरूरी है। एल पर खतरे को रोकने के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट समेत सख्त कदम उठाने की इजाजत है और वो लिए भी जाएंगे। हम फालतू स्किप करने के बाद ये बंदा बोलता है जब तक ये बातें पब्लिक के सामने नहीं आती तब तक सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। एंड उसके बाद चश्मिश माफी मांगता है एंड बोलता है लेकिन हम सिर्फ इस बात की कंफर्मेशन चाहते हैं कि अगर हालात हाथ से निकल गए तो आखिरी रास्ते के तौर पर हम मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के आधार पर इस सब को जितना शांति से सुलझाया जा सके उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम काकेन को भी V5 में शामिल कर लें और काकेन को इसमें शामिल करने से ये ऑर्गेनाइजेशन V6 बन जाएगी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन V6 के रूप में दोबारा बनाई जाएगी और काकेन का फ्लीट बाकी 5 देशों को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेगा। एंड हमें काकेन को ये भी दिखाना होगा कि हम उन्हें V5 में सिर्फ इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, बल्कि हमें उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि हम असल में उनका इंतजार कर रहे थे ताकि वो 6 कॉन्टिनेंट के तौर पर अपनी तैयारी पूरी कर सके और हम उन्हें इस बात पर राजी कर लेंगे कि कागजों पर रिसोर्स का बंटवारा 6 हिस्सों में बराबर होगा। समुद्र की हदों के पास ऐसे ही कई आबाद आइलैंड है जो नॉन इंटरवेंशन एरिया में आते हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को रखा जा सकता है। हम इन सारे इमिग्रेंट्स को वहां इस भ्रम में रखेंगे कि वो किसी नए कॉन्टिनेंट पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से क्रू की भर्ती और उनका इंटरव्यू करने का काम काकेन पर छोड़ना ही सही रहेगा। तभी ये महिला बोलती है लेकिन क्या इतने जरूरी हंटर एसोसिएशन को अपना टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना सही होगा? फिर चश्मिश बोलता है हमने फिलहाल हंटर एसोसिएशन को बियॉन्ड को पकड़ने की रिक्वेस्ट भेज दी है। एक बार बियॉन्ड पकड़ा गया तो हम उसे मनाने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे और अगर हम उन बगावत करने वाले गठन के साथ सौदा करने में कामयाब हो गए तो हंटर एसोसिएशन का इस्तेमाल करना पूरा वसूल हो जाएगा। फिर ये पूछती है अगर हम लोग फेल हो गए तो? चश्मिश बोलता है जाहिर है फिर हमें सीधा काकेन के लीडर से बात करनी पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर बातें V6 के नाते की जाएंगी तो मामला सुलझ जाएगा और अगर हम एसोसिएशन को यूज नहीं कर पाए तो हमें परमिट ब्यूरो की अनऑफिशियल फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा और ऐसे में हमारे ब्यूरो का खर्चा 25% तक बढ़ जाएगा जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। एंड इसके बाद ये लोग डील पे साइन कर देते हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे बियॉन्ड पर जहां बियॉन्ड बोलता है उन्होंने लिमिटलेस ओपन डोर पॉलिसी सिर्फ इसलिए शुरू की ताकि उनके पास एक अल्टरनेटिव रास्ता हो, वरना V5 ना सिर्फ कदम उठाने से मना करता होता बल्कि बेवकूफों की तरह प्रोसीजर के पीछे पड़ा रहता और उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। एंड इसके बाद चिलाडे बोलती है अगर इमिग्रेंट्स और पब्लिक सेफ्टी की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं होता तो खतरा थोड़ा और कम नहीं हो जाता, तुम्हें नहीं लगता? एंड इसके बाद बियॉन्ड बोलता है क्या तुम कह रही हो कि खतरों के बारे में दोबारा नहीं सोचोगी? तुम में हिम्मत तो बहुत है पर लंबे समय तक ये नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम ये बहाना नहीं मार पाओगी कि तुम लोगों की सेफ्टी में बिजी थी, समझे? एंड चिलाडे रिप्लाई देती तुम्हें एसोसिएशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, असल में तुम्हें अभी खुद की फिक्र करनी चाहिए। एंड फिर ये वाला बंदा बोलता है सीधी बात यह है कि बियॉन्ड को काकेन का लेजेंडरी राजा बनाने के बदले वो डार्क कॉन्टिनेंट का एक टिकट बन जाएगा और क्योंकि वो V5 के तौर पर कुछ खास नहीं कर सकते उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें बियॉन्ड को ढूंढने के लिए भेज दिया। एंड फिर ये बंदा बोलता है क्या ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा? एल प्रीमो बोलता है खैर खतरा बड़ा है तो इनाम भी बड़ा ही होना चाहिए। एंड फिर ये लड़की बोलती है अगर हम फेल हुए तो एसोसिएशन का सबसे बड़ा क्लाइंट परमिट ब्यूरो का भरोसा हम पर से उठ जाएगा और अगर हम कामयाब हुए तो डार्क कॉन्टिनेंट पर हमारे काम को रिकॉग्निशन मिल जाएगी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि एसोसिएशन के जरिए इंसानियत का भला होने का चांस बहुत ज्यादा है। एंड इसके बाद कैमरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर बियॉन्ड बोलता है खैर उन शकी V5 वालों से बात करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। उनसे कहना कि बियॉन्ड को मैसेज दे कि हमने तुम्हें यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी है पर शर्त ये है कि तुम्हारे साथ एक ऑब्जर्वर भी जाएगा। वो ऑब्जर्वर हंटर एसोसिएशन का ही कोई होना चाहिए। अगर V5 अब भी तुम लोगों पर भरोसा करता है तो मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था। तो क्या तुम डार्क कॉन्टिनेंट चल रहे हो? एंड इसके बाद चिलाडे अपने मन में सोचती है वो सही कह रहा है कि एक जंग है, अगर हम सब मिलके नहीं लड़े तो हम तबाह हो जाएंगे। एंड इसके बाद चिलाडे बोलती है अगर तुम्हारी कई बातें
बातें सच है तो हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे और बातें भी जाननी है। उसके बाद बियॉन्ड बोलता है बस मुझे यही सुनना था, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो बताने के लिए तैयार हूँ। एंड इसके बाद चिलाडे अपने मन में सोचती रहती है मैं समझ गई, यही असली खिलाड़ी है, चेयरमैन नेट्रो का बेटा। ने पहले ही मान लिया था कि लोग उसे धोखेबाजी समझेंगे। वो हंटर एसोसिएशन को बस एक सीधे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज कर रहा है ताकि वो डार्क कॉन्टिनेंट पहुंच सके। एंड उसके बाद चिलाडे बोलती है V5 के साथ कांटेक्ट करो। एंड उसके बाद ये लोग के बीच में बहुत अजीब टाइप की बात होती है जो फालतू ही है। एंड उसके बाद ये लेडी है जो सबसे काम की बात बताती है, ये बोलती है इसका मतलब ये है बियॉन्ड हमारा कैदी बनकर जाएगा, पर वो आजाद हो गया तो वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि हमें सिर्फ बियॉन्ड को कंट्रोल में ही नहीं रखना होगा, उसके साथ उसके साथियों को भी दूर भगाना होगा, और साथ ही हमें वहाँ की मुसीबतों का हल भी ढूंढना होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है एक बिल्कुल अनजान कॉन्टिनेंट पर। एंड चिलाडे बियॉन्ड को भी बोलती है तुम भी प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि एक बहुत लंबा अरेस्ट होने वाला है तुम्हारे लिए। एंड फिर उसमें बियॉन्ड ये पोज लेते हुए बोलता है लंबी अरेस्ट, बेशक मैं इंतजार करूंगा चाहे जितना भी वक्त लगे। एंड वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है दोनों चश्मिश और बुड्ढे पे, जहाँ ये लोग बोलते रहते हैं कि प्रेजेंटेशन तेरा अच्छा था एंड फालतू बकवास की बातें करते रहते हैं। एंड फिर चश्मिश बोलता है ब्यूरो के नजरिए से न्यू वर्ल्ड की ये यात्रा सिर्फ एक राइटर की कल्पना है ना, लेकिन असलियत तो ये है कि दुनिया के सबसे जरूरी नियम उसी किताब के हिसाब से बनाए गए हैं। एंड इसके बाद ये बंदा बोलता है अरे वाह तू अच्छे से पढ़ रहा है, तो एक ग्रेट सुपरवाइजर बनेगा मेरी तरह कर। एंड फिर उसके बाद हमको पहली बार दिखाई जाती है ब्लैक व्हेल, भाई इसके लिए मैं कब से इंतजार था। एंड फिर इस पे एक बंदा बोलता है वहां से देखिए वो तो एक विशाल ट्रांसपोर्टर शिप है, ब्लैक व्हेल नंबर 1, इसमें एक साथ 2 लाख लोग आ सकते हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा तो सिंपल है क्योंकि ये रफ्तार पर फोकस करता है, पर इसी वजह से इसका खर्चा कम है और इसे जल्दी बनाना भी मुमकिन हुआ। हमारा हीरो किंग ऑफ होइकोरो ने ऐलान किया है कि वो 1 साल के अंदर 20 और ऐसे ही जहाज बनवाएंगे। और रुकिए, अगले 5 सालों में उन्होंने 10 लाख लोगों को डार्क कॉन्टिनेंट भेजने का वादा किया है। ये पहला यादगार जहाज बियॉन्ड एंड हमारे राजा और उनके 14 राजकुमारों को लेकर यहाँ से जाएगा। अब आम नागरिक कौन से जहाज पर सवार होंगे इसका फैसला लॉटरी से किया जाएगा, पर 1300 में से सिर्फ एक खुशनसीब होगा जो इस पहले जहाज में जा पाएगा। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं है। एंड ये पैनल बहुत ही बड़ा है तो मैं सिर्फ ऐसी नॉर्मल कंपाइल करके बता देता हूँ। ये लोग के बीच में चलता रहता है कि इमिग्रेंट्स जो जाएंगे डार्क कॉन्टिनेंट में वो वहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट रहते हैं जिनका डेंजर लेवल ऑफ कोर्स C से प्लस है। एंड ये जो ब्यूरो है उसने बताया कि जो डार्क कॉन्टिनेंट है वो C लेवल की है। एंड उसके बाद ये लड़की सवाल करती है कि कौन से टाइप के जानवर रहेंगे जिनसे हमारा सामना हो सकता है, स्नेक्स या लार्ज भी कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर ये बोलता है कि अगर तुम्हारा लक बहुत खराब है तब जाके तुम ऐसे लोगों से सामना करना पड़ेगा डार्क कॉन्टिनेंट में, और तुम्हारा लक अगर और भी खराब होगा तो ज्यादा से ज्यादा तुम मर ही जाओगे भाई। और जो भी बहुत सारे नेटिजन्स रहते हैं वो लोग ने डेंजरस डिक्लेयर कर दिया रहता है कि डार्क कॉन्टिनेंट का लेवल मिनिमम A या B तो है, C तो बिल्कुल नहीं है। एंड ये कंटिन्यू करके बताता है कि मैनकाइंड ने वहाँ गई नहीं है तो फिर उनको पता ही नहीं है कि डार्क कॉन्टिनेंट क्या है। एंड फिर ये बोलता है कि डार्क कॉन्टिनेंट में जितने लोग भी गए हैं वो लोग सिर्फ जर्म्स और वायरस से इन्फेक्ट हुए जिसके कारण वो लोग मर गए हैं। तो हम लोग फोकस करेंगे प्रिवेंशन पे ताकि एक प्रॉब्लम ही ना रहे। एंड ये फालतू बात करता है कि जो जर्म्स बैक्टीरिया रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं तो उनसे हम दूर रहेंगे, फलाना ढिमकाना। एंड इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर जो कहीं चलते हुए आता रहता है। एंड इसके बाद हमको पता चलता है ये भाई साहब है जिंग। एंड यहाँ जीन आते साथ बोलता है यो पेरिस्टेंट, मुझे भी इस मजे में शामिल होना है। तुमने ही तो कहा था कि जो लोग इंटरेस्टेड है उन्हें तुम मना नहीं करोगे। एंड इस पे पेरिस्टेंट बोलता है ओह मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे यहाँ तक रोकने आओगे। एंड इस पे जीन बोलता है वही मेरा इरादा था। ये पूरा हंगामा तुम्हारा वो पसंदीदा कंपलसरी 2 चॉइस वाला खेल है ना, कि जब एसोसिएशन बियॉन्ड की चुनौती को स्वीकार करे तो दुनिया के साथ रहना या फिर वक्त आने पर हंटर एसोसिएशन के साथ रहना। 5000 काइमेरा को अंदर भेज दो, इतना काफी है ना? क्या एसोसिएशन पहले से ही ढेर सारे मजे का पिटारा नहीं है? इससे जरूरत से ज्यादा मत भड़काओ। एंड इसके बाद जीन बोलता है अब से मैं तुम्हारा खेल खेलने वाला साथी बनूंगा तब तक जब तक तुम हार नहीं मान लेते। पेरिस्टेंट
कैप्टन बोलता है आखिरकार कोई तो मिला जो मेरा साथ देगा। एंड इस पे जीन बोलता है तेरा साथ दूंगा, मैं इससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, तुझे तो पता ही है मैं अकेले भी खेल सकता हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड भाई व्हाट चैप्टर भाई, अगले चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा जीन और पेरिस्टन के बीच में और कहासुनी होती है। एंड भाई अगले चैप्टर का नाम है इनविटेशन, जो कि तुम अगर पता है, तुमने तो पहले से पढ़ रखा होगा तो तुमको पता है इन लोगों को इनविटेशन जाने वाली है भाई। एंड 2 कैरेक्टरों का कमबैक होने वाला है वापिस से मांगा में। तो भाई मिलते हैं फिर उसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सायोनारा।